नमस्कार मित्रों, आज से मैं आपको यहाँ पर संस्कृत साहित्य की क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ। आप चाहे रीट की तैयारी करो, चाहे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करो, चाहे आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करो। दोस्तों, आपको पता है कि रीट में भी इस बार साहित्य को जोड़ दिया गया है और सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के अंदर तो साहित्य का एक बहुत बड़ा भाग आता है। तो आज से मैं यहाँ पर संस्कृत साहित्य का सामान्य परिचय, क्या अर्थ होता है, इसकी क्या व्युत्पत्ति है, ये जो सामान्य जानकारी है वो मैं आपके साथ में यहाँ पर लेकर आया हूँ। इसके बाद में लगातार आपको साहित्य की क्लासें मिलती रहेंगी दोस्तों, जैसे कि महाकाव्य क्या है, उसके बाद में अलग अलग कवियों के विषय में जो भी हमारा टॉपिक है, ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो सारी क्लासेज आपको बहुत ही शानदार क्लास मिलेंगी दोस्तों। जो कुछ भी मैटर यहाँ पर दिया जाएगा, उम्मीद करते हैं कि उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, इसलिए उसको अच्छे से देखना, अच्छे से सुनना और अपने दोस्तों को शेयर करना, जिससे कि सबको लाभ मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है, जैसे कि स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मिशन संस्कृत ज्ञान, इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से आज ही अभी डाउनलोड करें, क्योंकि इस पर भी हम क्लासेज ले रहे हैं। लगातार क्लासेज आपको वहां मिल दोस्तों, अभी प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और उसमें जो हमारा कोर्स चल रहा है सेकंड ग्रेड और रीट का, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स बहुत ही कम कीमत पर मिलेगा, 1151 रुपए में सेकंड ग्रेड संस्कृत का पूरा कोर्स हम दे रहे हैं। और रीट की बात करें तो 599 में पूरा कोर्स आपको मिलेगा। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको सारी क्लासेज बहुत ही शानदार मिलेंगी दोस्तों। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज से हम साहित्य की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, संस्कृत साहित्य। चाहे आप रीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करो, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करो, ऑल ओवर मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, सबके लिए बराबर आपके लिए उपयोगी रहेगी। मैं इस तरह से मैटर तैयार करके आपको यहाँ पर कंटेंट उपलब्ध करवाऊंगा वीडियो के माध्यम से, और लास्ट में मैं PDF नोट्स भी आपको उपलब्ध करवा दूंगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है उसको भी प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करना। स्क्रीन पर दिख रहा होगा मिशन संस्कृत ज्ञान। यदि आप हमारा सेकंड ग्रेड का कोर्स लेना चाहते हैं तो आप जरूर ज्वाइन करें, बहुत ही सस्ता कोर्स और अच्छा आपको कंटेंट हम देंगे दोस्तों। 1151 रुपये में पूरा कोर्स मिलेगा। यदि आप रीट का कोर्स लेना चाहते हैं तो 599 रुपये में है। इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी वहाँ पर है, वो भी आप ले सकते हैं दोस्तों। तो ये थी एक सामान्य सी जानकारी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं संस्कृत साहित्य की क्लास। डेली क्लास यहाँ पर आपको मिलेगी, एक क्लास संस्कृत साहित्य की मिलेगी और एक क्लास व्याकरण की मिलेगी। व्याकरण में आपका समास का टॉपिक चल रहा है, तो लगातार आपको क्लासेस मिलती रहेंगी दोस्तों। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, ये है हमारी आज की संस्कृत साहित्य की क्लास। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा संस्कृत साहित्य का सामान्य अर्थ क्या होता है, व्युत्पत्ति इसकी क्या है, इसके अलावा इसका जो एक सामान्य अर्थ शब्द के हिसाब से, जैसे कि संकुचित अर्थ क्या निकलेगा, व्यापक अर्थ इसका क्या रहेगा, स्वरूप और उद्देश्य के आधार पर हम इसके दो प्रकार कैसे करते हैं, यानी कि काव्यात्मक साहित्य क्या होता है, शास्त्रात्मक साहित्य क्या होता है, साहित्य के दो विभाजन किस तरह से किए जाते हैं, ये सारी बातें आपको इस वीडियो में आज मिलने वाली हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, यहां पर आप देख पा रहे हैं संस्कृत और साहित्यम, इस तरह से लिखा हुआ है। तो हमारा पहला शब्द इसमें संस्कृत है और दूसरा है हमारा साहित्य। मैं बिल्कुल जीरो स्तर से यहां पर लेके चलूंगा आपको। जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं संस्कृत से, उनके लिए यहां पर एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी हम कह सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपको पूरा कोर्स हम करवाएंगे और बिल्कुल जीरो स्तर से। आपको इतनी बारीक और जीरो स्तर से कोई भी आपको नहीं बताएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप जुड़ करके यहाँ पर अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हो। संस्कृत की टेंशन आपके लिए हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं हम इसमें। सबसे पहले हम संस्कृत शब्द के बारे में बता रहे हैं, यानी संस्कृत हमारा जो शब्द है वो किस तरह से बनता है, इसके बारे में। सबसे पहले है इसमें सम, हमारा उपसर्ग है। इसमें सुट का आगम होता है। क्या होता है? सुट का आगम होता है। सुट का आगम करने वाला एक सूत्र है हमारा, वो भी मैं आपको बता देता हूं। सूत्र है एक हमारा सम परिभ्याम, सम परिभ्याम करोतौ भूषणे, करोतौ भूषणे, ये हमारा सूत्र है, सम परिभ्याम करोतौ भूषणे। इस सूत्र से सुट का आगम होता है। तो यहां सुट में से हमारा से बचता है। तो सम हमारा ये तो उपसर्ग हो गया, ठीक है, सम में से सम बचता है, सुट का हमारा से बचता है। इसके बाद में इसमें डुक्रिय धातु है, डुक्रिय, इस डुक्रिय धातु से हमारा क्री बचता है, ठीक है। इसके बाद में इसमें लास्ट में हमारा लग रहा है त प्रत्यय, एक त प्रत्यय में से हमारा तय बचता है। इन सबको यदि हम जोड़ेंगे तो हमारा बनेगा दोस्तों संस्कृतम। क्या बनेगा? संस्कृतम।
अब यहाँ पर संस्कृत का जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा संस्कारित, परिष्कृत या शुद्ध, ठीक है, या फिर संस्कारित करना या शुद्ध निर्मल करना, परिष्कृत करना, संस्कारों से युक्त करना, ऐसा इसका अर्थ होता है। तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि संस्कृत हमारा शब्द किस तरह से बना। संस्कृतम शब्द की व्युत्पत्ति क्या है? सम उपसर्ग पूर्वक डुक्रिय धातु से भाव अर्थ में क्ता प्रत्यय करने पर नपुंसक लिंग के अंदर संस्कृतम शब्द बनता है, ठीक है, क्योंकि संस्कृतम जो है ये ग्रंथ से जुड़ा हुआ है, इसलिए संस्कृतम को नपुंसक लिंग में प्रयुक्त किया जा रहा है। ऐसे आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। हमारा दूसरा जो शब्द है मित्रों, इसमें साहित्यम आता है। क्या है? साहित्यम। तो दूसरे शब्द साहित्यम हम चर्चा करते हैं। साहित्यम शब्द का क्या मतलब है, इसकी क्या व्युत्पत्ति है, पूरी जानकारी यहाँ पर आपको दी जा रही है। सबसे पहले है इसमें विदधाति इति हितम, विदधाति इति हितम, ठीक है। यहाँ पर धा धातु से क्ता प्रत्यय करने पर आपका हितम शब्द बनता है। ये हमने लिखा भी है, धा धातु और धा धातु से इक्ता प्रत्यय जब हम करते हैं तो यहाँ रूप बनता है आपका हितम। क्या बनता है? हितम बनता है। इसके बाद में लिख रहे हैं इसमें हितेन सह इति सहित है, हितेन सह इति सहित है। ये आपका बहुब्रीहि समास का उदाहरण बन जाता है, यानी हित के साथ, उसको हम कहते हैं सहित है। तो हितेन सह इति सहित है, ठीक है ना। अब ये तो हो गया एक सामान्य सी जानकारी। इसके बाद में हम व्युत्पत्ति करते हैं इनके आधार पर, जो हमने अभी आपको बताए हैं, ठीक है, हितम और सहित। इसके आधार पर आगे हम व्युत्पत्ति लिख रहे हैं। तो व्युत्पत्ति में आपको ध्यान रखना है, सहितस्य भाव है कर्म वा, सहित का भाव या कर्म, इति साहित्यम, उसी को हम कहते हैं साहित्य। यदि संस्कृत में आपसे सवाल पूछा जाता है कि साहित्यम किम, तो वहां पर ऑप्शन में रहेगा सहितस्य भाव है अथवा सहितस्य कर्म इति साहित्यम। ऐसा आपको ध्यान रखना है, यहां से भी प्रश्न बन सकता है। अब जो हमारा साहित्यम शब्द है मित्रों, साहित्यम शब्द कैसे बनता है? सहित शब्द से शय प्रत्यय करने पर हमारा शब्द बनेगा साहित्यम। क्या बनेगा? साहित्यम बन जाता है। तो साहित्यम शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है शय प्रत्यय, ठीक है, और अर्थ हमारा हो जाएगा इसका सहितस्य भावे कर्म वा इति साहित्यम। अर्थ आप हिंदी में भी समझ सकते हैं, कह रहे हैं कि जिसमें हित का भाव हो या फिर मानव हित का संपादन हो वह साहित्य है। यानी साहित्य के अंदर हित का भाव रहता है, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि मानव हित का संपादन इसमें रहता है, इसीलिए इसका नाम होता है साहित्य, ठीक है ना। आगे भी लिखा है सहितयो भाव है इति साहित्यम, सहितयो भाव है इति साहित्यम, अर्थार्थ शब्दार्थयो से भाव है इति साहित्यम। यानी इसका मतलब हो जाता है शब्द और अर्थ के सामंजस्य के द्वारा जहां पर मानव हित का संपादन किया जाए उसे हम साहित्य कहते हैं। बात समझ में आ गई आपको? यानी कुल मिलाकर के साहित्य के अंदर शब्द और अर्थ के सामंजस्य के द्वारा मानव हित का संपादन किया जाता है, मानव का हित छुपा रहता है इसमें, इसलिए नाम हो जाता है साहित्यम, ठीक है। तो अब इसमें छोटी छोटी बातें बताई हैं, लेकिन यहां से जब प्रश्न बनेगा तो वो काफी कठिन हो जाता है जब हमें ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, तो हमारे लिए ये छोटी छोटी बातें भी बहुत कठिन हो जाती हैं। तो एग्जाम में जो भी सवाल आपका पूछा जा सकता है वो सारी बात मैंने यहां पर ऐड की है। मैं हर टॉपिक में आपको वो सब कुछ मैटर दूंगा जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहां से आपका किसी भी तरह सवाल बनता है तो आपको ध्यान रखना है बस। जैसे आपका हितम शब्द दा हितम यानी विदधाति इति हितम, ठीक है, हितेन स इति सहितः, इसके अलावा सहितस्य भावे कर्म वा इति साहित्यम, सहितयो भावे इति साहित्यम, शब्दार्थयो से भावे इति साहित्यम। ये लाइनें आपको ध्यान रखनी हैं, आप चाहो तो एक जगह इनको नोट भी कर सकते हो। अब चलते हैं आगे। इसके बाद में मित्रों साहित्य शब्द का अर्थ हम आपको बताते हैं दो तरह से, यानी एक तो हम इसका संकुचित अर्थ आपको बताएंगे और एक इसका हम बताएंगे व्यापक अर्थ।
दोनों अर्थों को आपको समझाते हैं। संकुचित अर्थ क्या होता है, ठीक है। संकुचित अर्थ से तात्पर्य है मित्रों, यानी कि जिसका फैलाव कम हो, यानी कि जिसकी सीमा कम रहती है, और व्यापक जो होता है वो विस्तृत माना जाता है, इसकी सीमा बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। ऐसे आप एक सामान्य तरीका से समझ सकते हो। सबसे पहले संकुचित की बात करते हैं। संकुचित अर्थ में साहित्य क्या क्या मतलब होता है, तो आपको समझना है। संकीर्ण अर्थ भी हम कह सकते हैं संकुचित को। इसमें केवल काव्य, ठीक है, लिखा है कि केवल काव्य या रूपक या उपरूपक आदि को ही साहित्य माना जाता है। ये तो हमारा संकुचित अर्थ हो जाता है। यानी संकुचित अर्थ यदि हम इसमें जानेंगे तो इसके अंतर्गत हम सिर्फ काव्य, रूपक और उपरूपक को ही इसमें रखते हैं। जैसे कि आपके काव्य में महाकाव्य आ जाता है, खंड काव्य आ जाता है और गीति काव्य आ जाते हैं। रूपक, उपरूपक, इसमें आपके रूपक जो भी है 10 प्रकार के वो आ जाते हैं, उपरूपक आपके 18 तरह के होते हैं वो आ जाते हैं। नाटक है, प्रकरण, नाटिका इत्यादि सबको इसमें शामिल कर लिया जाता है। तो इसका मतलब यही हुआ कि इसी कारण से हम साहित्य शब्द से हमारे दिमाग में सिर्फ काव्य रूप ही आता है। जब भी साहित्य की बात होती है, जहां भी साहित्य लिखा रहता है, तो हम सिर्फ यही समझते हैं कि साहित्य का मतलब होता है आपके नाटक इत्यादि, उसी को हम साहित्य कहते हैं। जबकि ऐसा नहीं है, ये तो केवल संकुचित अर्थ मात्र है। ये संकुचित अर्थ से हम हमारे दिमाग में साहित्य शब्द से सिर्फ काव्य रूप को ही स्वीकार करते हैं कि इसमें जो काव्य होते हैं, साहित्य, नाटक इत्यादि, यही तो होता है साहित्य। ऐसा अर्थ जो हम समझते हैं ना, इसको कहते हैं संकुचित अर्थ। आप सोच रहे होंगे तो और क्या अर्थ होगा इसका। आगे देखिए व्यापक अर्थ में हम क्या स्वीकार करते हैं। तो आगे है व्यापक अर्थ। व्यापक अर्थ हमने कहा कि विस्तृत होता है। लिखा है कि संस्कृत में रचित संपूर्ण वांग्मय यही साहित्य का वास्तविक अर्थ है। यानी कि दोस्तों व्यापक अर्थ में संस्कृत में जितने भी रचित आपके ग्रंथ इत्यादि हैं वो सारे के सारे इसमें शामिल हो जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि व्यापक या विस्तृत अर्थ में संस्कृत में निबद्ध या रचित संपूर्ण वांग्मय को ही हम इसमें साहित्य मानते हैं। क्या मानते हैं? साहित्य। यही वास्तविक साहित्य का अर्थ है, यानी कि यही वास्तविक अर्थ हम इसको कह सकते हैं। यानी कि इसमें सारे ग्रंथ आ जाते हैं, जो भी संस्कृत में लिखे गए हैं वो सारे के सारे ग्रंथ इसमें शामिल हो जाते हैं। किसमें? व्यापक अर्थ की दृष्टि से। और सामान्य अर्थ में हमने कहा कि संकुचित अर्थ कहलाता है, उसमें हम सिर्फ नाटक इत्यादि को, रूपक इत्यादि उपरूपक वगैरह होते हैं, उनको ही साहित्य कहते हैं। जबकि व्यापक अर्थ में आपके संस्कृत के सारे ग्रंथ शामिल किए जाते हैं। तो ये आप अर्थ समझ गए होंगे, संकुचित अर्थ का क्या मतलब है और व्यापक अर्थ का क्या मतलब है। अब चलते हैं आगे। अब देखिए दोस्तों, आगे चलते हैं स्वरूप और उद्देश्य के आधार पर साहित्य का प्रकार। यानी स्वरूप और उद्देश्य के हिसाब से साहित्य के कौन कौन से प्रकार होते हैं, ठीक है, उन दोनों प्रकारों को हम समझेंगे। यानी कि 2 प्रकार यहाँ पर बताए जाते हैं। एक होता है हमारा काव्यात्मक साहित्य, दूसरा होता है शास्त्रात्मक साहित्य। ठीक है, ये स्वरूप और उद्देश्य के आधार पर हैं। यदि प्रश्न आता है कि आपके स्वरूप और उद्देश्य के आधार पर साहित्य के कौन कौन से भेद हैं, तो काव्यात्मक भेद हो जाएगा और एक हो जाएगा शास्त्रात्मक भेद। अब देखिए, सबसे पहले हम काव्यात्मक भेद की बात कर रहे हैं। इसमें क्या आएगा? इसमें है काव्य रूप, यानी रसात्मक काव्य हम कह सकते हैं। काव्य रूप से मतलब रसात्मक काव्य। तो इसमें काव्य रूप संपूर्ण साहित्य इसके अंतर्गत आ जाता है, या फिर आप यूं समझ सकते हैं कि काव्य रूप संपूर्ण साहित्य इसके अंतर्गत आता है। यह रसात्मक काव्य है, जैसे हमने यहाँ लिखा है, यह रसात्मक काव्य है। जैसे कि इसमें महाकाव्य, आपके गीति काव्य, नाटक, खंड काव्य, नाटिका, प्रकरण, कथा, आख्यायिका इत्यादि इसमें शामिल कर लिए जाते हैं। किसमें? काव्यात्मक के अंदर। तो काव्यात्मक साहित्य में ये सारे साहित्य आपके शामिल होते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर हम इसको रसात्मक काव्य कह रहे हैं।
यानी कि रस की अनुभूति होती है, प्रसन्नता होती है सुन करके, देख करके, और आप इसमें आनंद की अनुभूति प्राप्त करते हैं। तो ऐसे जो हमारे साहित्य होगा उसका नाम हो जाएगा काव्यात्मक साहित्य। जैसे आपने कोई नाटक पढ़ा, कोई महाकाव्य के बारे में देखा, कोई गीति काव्य आपने पढ़ा, कोई उपरूपक आपने देखा, तो उसको देख करके सुन करके आनंद की अनुभूति होती है, हमें रस की अनुभूति होती है, ठीक है। तो उसका नाम हो जाएगा काव्यात्मक साहित्य। दूसरे नंबर पर आता है शास्त्रात्मक साहित्य। शास्त्रात्मक साहित्य जो होता है वो होता है ज्ञानात्मक साहित्य, यानी ज्ञान पर आधारित होता है। यहाँ पर रस वगैरह नहीं उत्पन्न होता, यानी रसात्मक काव्य इसको नहीं कहेंगे, क्योंकि ये ज्ञानात्मक होता है। यहाँ पर ज्ञान की बातें की जाती हैं, जो भी बातें रहेंगी, यहाँ जो भी विषय वस्तु रहेगी वो विशेष रूप से ज्ञान पर आधारित होगी। इसके अंतर्गत काव्य, आगे कह रहे हैं कि इसमें काव्य रूप से भिन्न साहित्य आता है, यानी काव्य रूप में हमने जो साहित्य बताए जैसे महाकाव्य, खंड काव्य, गीति काव्य, नाटक, उपरूपक इत्यादि, वो इसमें नहीं आते। उनके भिन्न जो साहित्य है ना, वो सब आपके इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे कि व्याकरण के ग्रंथ हैं आपके, वो इसमें आ जाएंगे। जैसे महाभाष्य लिखा है किसने? पतंजलि जी ने। अष्टाध्यायी लिखा है पाणिनि जी ने। वार्तिक लिखे हैं हमारे कात्यायन जी ने। लघु सिद्धांत कौमुदी है। इसके अलावा जैसे दर्शन शास्त्र हैं हमारे, जैसे कि बौद्ध दर्शन है, जैन दर्शन है, सांख्य दर्शन है, चारवाक दर्शन है, इसी तरह हमारे धर्मशास्त्र हैं। ये सारे के सारे जो ग्रंथ हमने बताए हैं ये सब के सब ज्ञानात्मक हैं, यानी ज्ञानात्मक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। इनको हम कहेंगे शास्त्रात्मक साहित्य, ठीक है। क्या कहेंगे दोस्तों? शास्त्रात्मक साहित्य श्रेणी में ये सब आते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्वरूप और उद्देश्य के आधार पर हमारे साहित्य के जो दो प्रकार हमने बताए, काव्यात्मक साहित्य और शास्त्रात्मक साहित्य, दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। काव्यात्मक साहित्य कौन कौन से होते हैं और शास्त्रात्मक साहित्य आपके कौन से होते हैं। यदि प्रश्न आता है कि अष्टाध्यायी किस प्रकार का साहित्य है, तो आपको शास्त्रात्मक साहित्य बताना है। उसमें कोई रस वगैरह की उत्पत्ति नहीं होती है अष्टाध्यायी को पढ़ करके, या कोई व्याकरण को पढ़ करके कोई रस की अनुभूति नहीं होती है, तो भी काव्य रूप में नहीं आते हैं। ये आपके शास्त्रात्मक हैं, यानी कि ये आपका क्या है? ज्ञानात्मक है, ऐसे आप समझ सकते हैं। अब चलते हैं आगे। आगे लिख रहे हैं कि अतः संस्कृत में प्रणीत यानी कि रचित, प्रणीत या रचित संपूर्ण साहित्य को हम संस्कृत साहित्य या फिर संस्कृत वाङ्मय ऐसा कहते हैं। आपने जैसे संस्कृत की किताब देखी होंगी, जैसे 12वीं क्लास की किताब आप देखोगे तो वहां लिखा रहेगा संस्कृत साहित्यम। तो आप यहाँ पर संस्कृत साहित्य नाम से केवल इसमें नाटक, उपरूपक इत्यादि को शामिल नहीं करते हैं, यहाँ सब आ जाता है आपका। व्यापक अर्थ में हमने बताया था कि इसके अंतर्गत सारा कुछ आ जाता है। संस्कृत के जितने भी प्रणीत या रचित ग्रंथ हैं वो सारे के सारे संस्कृत साहित्य कहने मात्र से समाहित हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप समझ गए, अतः संस्कृत में प्रणीत, रचित और संपूर्ण साहित्य को संस्कृत साहित्य या संस्कृत वाङ्मय कहा जाता है। आगे लिख रहे हैं कि यह साहित्य मतलब संस्कृत साहित्य भारतीय संस्कृति का दर्पण कहलाता है और आधार व प्राणभूत भी इसको कहते हैं। तो यहाँ से प्रश्न भी बन सकता है कि भारतीय संस्कृति का दर्पण किसे कहते हैं, आधार किसे कहते हैं, प्राणभूत किसे कहते हैं। सबका उत्तर हो जाएगा संस्कृत साहित्य। क्या हो जाएगा? संस्कृत साहित्य, ठीक है। ऐसे आपको हर लाइन को ध्यान रखना है, क्योंकि हमने हर लाइन में कोई ना कोई मोस्ट बात आपको बताई है। आगे देखिए, यहाँ पर राजशेखर ने संस्कृत साहित्य को पंचमी विद्या कहा है। तो ये भी एक मोस्ट क्वेश्चन आपका बन जाता है। संस्कृत साहित्य को पंचमी विद्या किसने कहा? उत्तर हो जाएगा राजशेखर ने कहा, ठीक है। बहुत ही अच्छी लाइन है ये। आगे चलिए दोस्तों, प्राचीन काल के अंदर गुरुकुल परंपरा चलती थी। आप सब जानते हैं गुरुकुल में विद्यार्थी पढ़ते थे। अब किस तरह का अध्ययन अध्यापन वहां पर किया जाता था आप सब जानते होंगे भली भांति। दोस्तों वहां पर 14 प्रकार की विद्याओं का ज्ञान करवाया जाता था। आपने सुना होगा 14 प्रकार की विद्याएं होती हैं, ठीक है।
तो 14 प्रकार की विद्याएं कौन सी होती हैं, मैंने आपको यहाँ पर नाम से बताया है, जिससे कि हमें अंदाजा लग जाए कि चतुर्दश विद्या कौन कौन सी मानी जाती हैं। तो यहाँ सबसे पहले तो हमारे 4 तो वेद होते हैं, यानी 14 प्रकार की विद्याओं में हमें वेद पढ़ने होते हैं, तो 4 तो हमारे वेद हो जाते हैं। इसके अलावा हमें वेदांग पढ़ने होते हैं, यानी वेदस्य अंगानी, यानी वेदों के जो अंग हैं जो 6 माने जाते हैं, तो 6 वेद के अंग हो जाते हैं। इसके अलावा पुराण हमें पढ़ना है, न्याय शास्त्र पढ़ना है, मीमांसा पढ़ना है और धर्मशास्त्र पढ़ना है, तो ये हमारे 4 हो जाते हैं। इन सबको जोड़ेंगे तो हमारे 14 हो जाते हैं। इस तरह इन सबको पढ़ने के बाद में हम कहते हैं कि चतुर्दश विद्याओं का अध्ययन कर लिया है। ये 14 प्रकार की विद्याओं को पढ़ा जाता है। तो गुरुकुल परंपरा में इन 14 प्रकार की विद्याओं का अध्ययन अध्यापन करवाया जाता था, ये आपको समझना है। तो यहां से भी प्रश्न आपका बन जाता है। ठीक है दोस्तों, यहां तक सामान्य जानकारी आपको हमने बता दी है। अब हम चलते हैं आगे। आगे आपको हम बताएंगे कि हमारा जो संस्कृत साहित्य है उसको किस प्रकार से विभाजन किया जाता है, उसका हम विभाजन बताएंगे वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य के रूप में। फिर वैदिक साहित्य के बारे में आपको डिटेल से अलग अलग विभाजन करेंगे, उसके बाद में लौकिक साहित्य का हम डिटेल से अलग अलग विभाजन करके बताएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे हम समझते हैं जो हमारा संस्कृत साहित्य है। अब इससे पहले हमने बता दिया है कि संस्कृत क्या है, साहित्य क्या है, संस्कृत साहित्य क्या होता है, सारा कुछ हम बता चुके हैं। अब हम हमारे पूरे संस्कृत साहित्य को लेकर के चल रहे हैं। तो संस्कृत साहित्य हमारा 2 भागों में विभक्त है मित्रों। कितने भागों में? 2 भागों में। अच्छे से समझ लेना, आप सबके लिए काम का है। आप कोई भी तैयारी करो, ये सब जगह आएगा आपके लिए। फर्स्ट ग्रेड क्या, आप कॉलेज किसी की भी तैयारी करो, आप सबके लिए काम का है। और रीट में भी आपको पता है कि इस बार साहित्य जोड़ दिया गया है। तो सबसे पहले आपको समझना कि इसके 2 हिस्से हो जाते हैं। एक तो हमारा वैदिक साहित्य होता है और दूसरा हमारा लौकिक साहित्य होता है। ठीक है, 2 हिस्से हो गए, वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य। वैदिक साहित्य का मतलब होता है जो वेद में होता है उसे हम वैदिक कहते हैं। ठीक है, तो वेदे भव है, वैदिक है। लोक में जो होता है उसे हम लौकिक कहते हैं, तो लोके भव है बराबर लौकिक है। ठीक है, अब यहां पर यह बात समझ में आनी चाहिए कि वैदिक साहित्य कौन सा माना जाएगा और लौकिक साहित्य कौन सा माना जाएगा। इसके लिए ध्यान रखना है आपको ध्यान रखना है 500 ईसा पूर्व, अच्छे से समझ लेना, 500 ईसा पूर्व से पूर्व का जो हमारा साहित्य है, ठीक है, 500 ईसा पूर्व से पहले का जो साहित्य है उसको हम कहेंगे वैदिक साहित्य। क्या कहेंगे दोस्तों? वैदिक साहित्य। 500 ईसा पूर्व से पूर्व का जो हमारा साहित्य माना जाएगा उसका नाम हो जाएगा वैदिक साहित्य। और 500 ईसा पूर्व से बाद का जो साहित्य होगा वो माना जाएगा लौकिक साहित्य। समझ गए बात को? तो ये बात आपको दिमाग में अच्छे से फिट कर लेनी है कि 500 ईसा पूर्व से पहले जो साहित्य लिखा गया है उसका नाम है वैदिक साहित्य, और 500 ईसा पूर्व के बाद में जो साहित्य बना है, जो साहित्य लिखा गया है, वो आएगा आपका लौकिक साहित्य के अंतर्गत। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम बता रहे हैं एक एक को अलग अलग, यानी कि वैदिक साहित्य को अलग से बताएंगे, उसके बाद में लौकिक साहित्य को अलग से बताएंगे। तो सबसे पहले वैदिक साहित्य को हम बता रहे हैं। वैदिक साहित्य आपका वेद से संबंधित है, वेद आप जानते हैं। ठीक है, तो देखिए वैदिक साहित्य भी हमारा 2 भागों में विभाजित हो जाता है। वैदिक साहित्य 2 भागों में किस तरह विभाजित होता है? एक हमारा वेद और दूसरा वेदांग। ये इसके 2 हिस्से माने जाते हैं, वेद और वेदांग। ठीक है, अब यहां पर वेद जो है, ये वेद भी हमारा 2 हिस्सों में विभाजित हो जाता है। एक तो मंत्र भाग और दूसरा आपका व्याख्या भाग। एक तो मंत्र भाग और दूसरा व्याख्या भाग। मंत्र भाग में आपको मंत्र मिलेंगे और व्याख्या भाग में उनकी व्याख्या मिलती है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो कि जो मंत्र होते हैं वो आसानी से समझ में नहीं आते हैं, इसलिए उनको समझाने की दृष्टि से कोई भी उनको समझ सके, इसलिए उनकी व्याख्या की जाती है। तो व्याख्या ग्रंथ भी बने इसी कारण से। ठीक है, तो व्याख्या ग्रंथ में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये तो हो गया वेद। इसके बाद में इधर आप देखोगे तो वेदांग।
वेदांग का मतलब आपको समझना है वेदस्य अंगानी, यानी हमारे जो वेद हैं उनके अंग भी हैं। तो वेद के अंग हमारे 6 माने जाते हैं। तो प्रश्न आया कि वेदांगानि कति, ऐसा मान लो सवाल आता है तो उत्तर हो जाएगा षट, यानी कि 6 वेदांग होते हैं। प्रश्न ये भी आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग नहीं है, तो आपको 6 के नाम पता होना चाहिए। इसके अलावा प्रश्न ये भी आ सकता है कि कौन सा वेदांग है, तो आपको 6 के नाम पता होगा, तो कैसे भी सवाल आएगा तो आप सही कर सकोगे। ठीक है, यहां पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात और ध्यान रखनी है, जो वेदांग है इसका अन्य नाम है सूत्र साहित्य, ये ध्यान रखना है। इसका अन्य नाम सूत्र साहित्य भी कहा जाता है, किसका? वेदांग का। क्लियर? अब जो हमारे वेदांग 6 माने जाते हैं वो कौन कौन से हैं, हमने नीचे नाम लिखा है। पहला है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये हमारे हो जाते हैं दोस्तों क्या? वेदांग। कितने हो गए? 6। ये हमारे 6 वेदांग हैं। आपको पता है कि जो हमारा वेद रूपी पुरुष है, ठीक है, वेद रूपी पुरुष के जो अंग हैं उन अंगों से इनकी मतलब तुलना की है। अंगों से मतलब एक प्रकार से अंगों का विशेषण बनाया है, यानी कि आप यूं समझ सकते हैं कि हमारा जो वेद रूपी पुरुष है उसका कौन सा अंग किस ग्रंथ के साथ में जोड़ा गया है या किस वेदांग के साथ में उसको जोड़ा गया है, ऐसे समझ लो आप। जैसे हमारा शिक्षा ग्रंथ है, ये जोड़ा है घ्राण, यानी शिक्षा ग्रंथ हमारा घ्राण। ठीक है, इसके बाद में कल्प को जोड़ा गया हस्तौ, मतलब कल्पित किया गया है, कल्प को कल्पित किया है हस्त के रूप में, और व्याकरण को मुख के रूप में कल्पित किया है। इसी तरह निरुक्त को श्रोत्र के रूप में कल्पित किया है, और छंद को पाद के रूप में यानी पैर के रूप में कल्पित किया है, और ज्योतिष को चक्षु यानी आंख के रूप में कल्पित किया है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि व्याकरण को मुख माना गया है वेद रूपी पुरुष का। आप जानते हैं कि मुख हमारा पूरे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, मुख। इसीलिए सारे लोग अपने मुख को सही दिखाने के लिए, सही दिखाने के चक्कर में ही न जाने कौन कौन सी क्रीम इत्यादि का प्रयोग करते रहते हैं। ठीक है, मुख, और मुख को ही आप देख करके किसी को भी आप देखोगे तो उसके मुख को ही देखोगे। ठीक है, तो कहने का सीधा मतलब ये है कि हमारा जो व्याकरण है वो मुख माना गया है, मुख। इसका मतलब व्याकरण सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है इन वेदांगों के अंदर। तो व्याकरण को हम समझ ही रहे हैं, व्याकरण को आप पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर व्याकरण सबसे इंपॉर्टेंट है, ऐसे आपको यहाँ समझ लेना है, क्योंकि व्याकरण को मुख माना गया है। वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि शिक्षा को घ्राण माना, घ्राण यानी होता है नासिका, और कल्प का मतलब कल्प को माना गया है हस्तौ, हस्त के रूप में कल्पित किया गया है। निरुक्त को श्रोत्र है, श्रोत्र यानी कान होते हैं। छंद को पैर माना गया, जैसे कि हम पैर के बिना चल नहीं सकते, इसी तरह छंद के बिना हमारा साहित्य नहीं चल सकता, ऐसे यहाँ पर कल्पना की गई है। ज्योतिष को चक्षु माना गया है, क्योंकि ज्योतिष की सहायता से हम देख सकते हैं। ठीक है, आपके भविष्य को बता सकते हैं, आपके बारे में देख सकते हैं, ज्योतिष ही तो बताता है। ठीक है, तो चक्षु का काम भी यही होता है, देखने का। इस तरह से हमने यहाँ पर आपको बताया कि जो वेदांग हमारे हैं उनको वेद रूपी पुरुष के कौन कौन से अंगों के साथ में कल्पना की गई है, कल्पित किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा, चाहे कोई सी भी एग्जाम दे लेना। तो इस तरह से दोस्तों हमने बताया कि वेद के कितने भाग हैं, यानी वेद के मंत्र भाग और व्याख्या भाग 2 भाग हो जाते हैं, और वेदांग के अंतर्गत 6 वेद के अंग हो जाते हैं। अब चलते हैं दोस्तों आगे। जो हमने वेद के 2 हिस्से आपको बताए थे, एक तो मंत्र भाग बताया था, एक आपको व्याख्या भाग बताया था। अब इनको दोनों को अलग अलग करके आपको मैं बता रहा हूं। सबसे पहले जैसे कि मंत्र भाग हमारा आता है, मंत्र भाग आता है दोस्तों। अब मंत्र भाग के नीचे हमने लिखा है संहिता। संहिता का मतलब होता है मंत्रों का संकलन। यहां आप लिख सकते हैं मंत्रों का संकलन, मंत्रों का संकलन, यानी कि संकलन का मतलब होता है कलेक्शन करना। जो बहुत सारे मंत्र इकट्ठे होते हैं तो उनको हम कहेंगे संहिता। संहिता को आप संधि भी कहते हैं कि नहीं? तो संहिता का मतलब मंत्रों का जो संकलन होता है उसका नाम संहिता होता है। नीचे हमने लिखा है ऋचा। ऋचा का मतलब होता है ऋच्यते स्तुयते अनया इति ऋचा, मतलब देवताओं की स्तुति परक जो मंत्र होते हैं उनको हम ऋचा कहते हैं।
ऋचा। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए देवताओं के जो स्तुति मंत्र बोले जाते हैं उनको हम ऋचा कहते हैं। तभी तो लिखा है ऋच्यते स्तुयते अनया इति ऋचा। ठीक है। अब वेद के अंदर हमने आपको बताया मंत्र भाग और व्याख्या भाग। इसमें हमारी संहिता होती है 4। ऋक् संहिता यानी कि ऋग्वेद से समझना है, यजु संहिता यानी यजुर्वेद, इसके अलावा साम संहिता है तो सामवेद, अथर्व संहिता है तो अथर्ववेद। कुल मिला के आपको समझना है कि हमारे 4 वेद होते हैं। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब यहां पर भी आपको यह समझना है कि 3 स्टार्टिंग वाले जो हमने बताए हैं ये हमारे वेदत्रयी के नाम से जाने जाते हैं। यहां से प्रश्न बन सकता है कि वेदत्रयी के अंतर्गत कौन कौन से वेद आते हैं या कौन सा नहीं आता है। ये 2 तरह से सवाल किए जा सकते हैं। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद इसमें शामिल हैं, अथर्ववेद इसके अंदर शामिल नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे। अब यहां पर एक बात ध्यान रखनी है कि जो हमारे 3 वेद हैं वेदत्रयी जिनको हम कह रहे हैं, इनका संकलनकर्ता कौन है, ये भी प्रश्न आपका आ सकता है। तो संकलनकर्ता में आपको ध्यान रखना है वेदव्यास जी। कौन है? वेदव्यास। हमारे जो वेदत्रयी के अंदर 3 वेद हैं इनके संकलनकर्ता वेदव्यास जी को माना जाता है। इसके बाद में अथर्ववेद बचता है। अथर्ववेद के जो संकलन करता है या अथर्ववेद के जो मेन ऋषि माने जाते हैं वो माने जाते हैं अथर्वन या अथर्वा ऋषि। अथर्वन या अथर्वा ऋषि। ठीक है, आपको ये एक एक बात को अच्छे से दिमाग में याद रखना है, फिट कर लेना है। आपको जो लाइन अच्छी लगती है, जो मोस्ट लगती है, उसको आप काफ़ी में नोट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे चलते हैं आगे। तो ये हमारा मंत्र भाग हमने बता दिया आपको। मंत्र भाग में क्या क्या आएगा आपका, संहिता क्या है, ऋचा क्या है। ठीक है, आपकी संहिता भाग कौन कौन से हैं, ऐसे हमने आपको बता दिया है। आगे है हम बता रहे हैं आपको व्याख्या भाग के बारे में। तो व्याख्या भाग हमारे दोस्तों, व्याख्या भाग को 3 हिस्सों में विभक्त किया जाता है। यानी व्याख्या भाग हमारे इसमें यूं समझ सकते हैं कि इसके अंतर्गत 3 प्रकार के ग्रंथ बनाए गए हैं। 3 प्रकार के ग्रंथ इसमें शामिल किए जाते हैं। एक है हमारा ब्राह्मण ग्रंथ। अब ब्राह्मण ग्रंथ वो ब्राह्मण नहीं है जो ब्राह्मण आप समझ रहे हैं, ये ग्रंथ का नाम है ब्राह्मण ग्रंथ। इसके अंदर क्या आएगा भाई, इसमें कर्मकांड परक व्याख्या होती है, यानी कर्म कांड पर आधारित जो व्याख्या मिलेगी वो मिलेगी ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद में आरण्यक ग्रंथ हैं आपके। आरण्यक ग्रंथ के अंदर उपासना परक व्याख्या मिलती है, उपासना परक व्याख्या। इसके बाद में लास्ट में है उपनिषद। उपनिषद जो है इसमें याद रखना है ज्ञान परक व्याख्या। ज्ञान परक व्याख्या कहाँ मिलती है? उपनिषद के अंदर। उपनिषदों को हम वेदों का सार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेदों का सार भी कहा जाता है। किसको? उपनिषद को। इसके अलावा इसका एक अन्य नाम और है, वो है वेदांत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न बहुत बार आया है कि वेदांत किसे कहते हैं या वेदांत क्या है। उपनिषद को वेदांत कहते हैं। यहां से कई सवाल आपके बन सकते हैं। क्या बन सकता है? सबसे पहला सवाल बन सकता है कि कर्मकांड परक व्याख्या कहाँ मिलती है? ब्राह्मण ग्रंथों में। ठीक है, या फिर कर्म कांड परक व्याख्या किससे संबंधित है? ब्राह्मण ग्रंथों से। या फिर पूछ सकते हैं उपासना परक व्याख्या किससे संबंधित है? आरण्यक ग्रंथ से। या ज्ञान परक व्याख्या उपनिषद ग्रंथ से संबंधित है। वेदों का सार किसे कहते हैं? इसको हम कहेंगे उपनिषद। उत्तर क्या हो जाएगा? उपनिषद। ऐसे यहां से क्या क्या प्रश्न बन सकता है, एग्जाम में कैसे पूछा जा सकता है, मैं आपको साथ साथ में बता रहा हूं। इसलिए दोस्तों अच्छे से देखना, अपने दोस्तों को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है मिशन संस्कृत ज्ञान, उसको जरूर प्ले स्टोर से डाउनलोड करना और उसमें क्लास को ज्वाइन करना। तो यहाँ दोस्तों हम वैदिक साहित्य के बारे में आपको हम डिटेल से सब कुछ बता चुके हैं। अब चलते हैं लौकिक साहित्य की तरफ। तो चलिए लौकिक साहित्य की हम संपूर्ण जानकारी आपको बताते हैं। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वैदिक साहित्य के बाद में हम आपको बता रहे हैं लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य के बारे में भी आपको पूरी डिटेल आपको बता रहे हैं। चलिए देखते हैं। लौकिक साहित्य को हम सबसे पहले 2 भागों में विभाजित करते हैं। कितने भागों में? 2 भागों में। एक तो हमारा दृश्य काव्य और दूसरा श्रव्य काव्य। कितने भाग हो गए? 2, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य।
जैसे कि नाम से पता लग रहा होगा, दृश्य काव्य के अंदर आप दर्शनीय होते हैं, यानी कि इसमें देखने योग्य चीज़ें आपको मिलेंगी, और श्रव्य काव्य में सुनने योग्य चीज़ें होती हैं। यानी आप यूं कह सकते हैं संस्कृत में द्रष्टुम योग्यम काव्यम, द्रष्टुम योग्यम काव्यम दृश्य काव्यम, या दर्शनम सुखदम आपका हो जाएगा दृश्य काव्यम। इधर हम श्रव्य काव्य को कह सकते हैं श्रोतुम योग्यम, आपका हो जाएगा श्रव्य काव्यम, या फिर श्रुति मधुरम जो सुनने में मधुर हो, ठीक है, या फिर जो सुनने के योग्य हो उसको हम कहेंगे श्रव्य काव्य, जो देखने के योग्य हो उसे हम कहेंगे दृश्य काव्य। क्लियर? ये दो प्रकार से हमने विभाजन कर दिया। लौकिक साहित्य की हम बात कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं आगे। आगे यहां पर देखेंगे दोस्तों, जो हमारा दृश्य काव्य है इसके भी दो हिस्से हो जाते हैं, एक तो रूपक और एक उपरूपक। ऐसे हमारे दो हिस्से हो जाते हैं दृश्य काव्य के। कौन कौन से हुए? रूपक और उपरूपक। रूपक के 10 भेद हैं, उपरूपक के 18 भेद हैं। ये भी ध्यान रखना है। रूपक के कितने भेद हैं मित्रों? 10। उपरूपक के कितने भेद हैं? 18। जैसे आ गया सीधा के रूपक के कितने भेद हैं तो 10 उत्तर याद रखना है, उपरूपक के कितने भेद हैं तो 18 याद रखना है। अब नाम भी मैंने बता दिए क्योंकि नाम से रिलेटेड भी प्रश्न बन सकता है। जैसे प्रश्न आ गया कि कौन सा रूपक का भेद नहीं है, तो आपको 10 पता होगा तभी तो करोगे उत्तर। मान लो आ गया कि उपरूपक का भेद कौन सा है या कौन सा नहीं है, तो फिर आप कैसे बताओगे? बताइए। इसलिए नाम याद करना पड़ेगा आपको। इसका श्लोक भी है, श्लोक भी याद कर सकते हो। नाटकम सप्रकरणम बाणः प्रहसनम डिमः व्यायोग समवकारौ भिथ्यंके इहा मृगा इति। ठीक है, तो यहां पर देखिए आपके 10 भेद कौन कौन से हैं? नाटक, प्रकरण, भाण, व्यायोग, समवकार, डिम, इहामृग, अंक, वीथी, प्रहसन। ये हमारे रूपक के 10 भेद हो जाते हैं मित्रों। कितने भेद हो जाते हैं? 10 भेद। इधर आप देखोगे तो उपरूपक के 18 भेद हैं, जिसमें नाटिका, गोष्ठी, नाट्य रासक, उल्लाप्य, प्रेंखण, संलापक, विलासिका, प्रकरणी, भाणिका, त्रोटक, सट्टक, प्रस्थानक, काव्य, रासक, श्रीगदित, दुर्मल्लिका, हल्लीश और शिल्पक। ये टोटल 18 हो जाते हैं। ये उपरूपक माने जाते हैं। क्या है? उपरूपक। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि दृश्य काव्य के 2 भेद हैं, रूपक और उपरूपक। रूपक के 10 भेद हैं, नाम बता दिए। उपरूपक के 18 भेद हैं, नाम बता दिए। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है, याद आपको करना पड़ेगा। आगे चलिए, इधर चलिए आप श्रव्य काव्य की तरफ। श्रव्य काव्य के 2 हिस्से हो जाते हैं, यानी इसको भी 2 जगह विभाजित कर दिया जाता है। एक तो मुक्तक काव्य और दूसरा प्रबंध काव्य। मुक्तक काव्य और प्रबंध काव्य। मुक्तक काव्य क्या होता है? इसको हम कहते हैं अव्यवस्थित। यानी इसमें अव्यवस्थित इसलिए क्योंकि इसमें कोई फिक्स सब्जेक्ट नहीं होता है, अनेक सब्जेक्टों के आधार पर इसको लिखा जाता है। अनेक सब्जेक्ट इसके अंतर्गत आ जाते हैं, जैसे नीति शतक है, श्रृंगार शतक है, वैराग्य शतक है। ये आपके मुक्तक के अंदर आते हैं, मुक्तक काव्य में। ठीक है ना। और प्रबंध काव्य क्या होता है? प्रबंध काव्य होता है आपका व्यवस्थित काव्य, जो सिस्टेमेटिक तरीका से लिखा जाता है, उसको हम कहते हैं प्रबंध काव्य। क्या कहते हैं? प्रबंध काव्य। अब जो प्रबंध काव्य है हमारा दोस्तों, इस प्रबंध काव्य को हम 3 जगह विभाजित कर देते हैं। कितनी जगह? 3 जगह। आप नीचे आइए थोड़ा सा, यहां पर हमने बता रखा है कि 3 जगह कैसे इसको विभाजित करते हैं। 3 जगह इसको हम करते हैं, एक तो गद्य के रूप में, एक पद्य के रूप में, एक चंपू काव्य के रूप में। ठीक है, तो ये हमारे प्रबंध काव्य के 3 हिस्से हो जाते हैं, गद्य काव्य, पद्य काव्य, चंपू काव्य। ठीक है, अब गद्य काव्य क्या होता है? गद्य काव्य के लिए हमने लिखा है छंदो रहितम काव्यम गद्यम, यानी जो छंद से रहित होगा उसको हम गद्य काव्य कहेंगे। ठीक है, आप इसको कह सकते हैं वृत्तोज्झितम काव्यम, यानी वृत्त से जो रहित हो, यानी वृत्त से मतलब छंद है, छंद से रहित होगा तो गद्य काव्य कहलाएगा। आगे है छंदोबद्यम काव्यम या फिर छंदसा सहितम काव्यम,
उसको कहेंगे पद्य काव्यम। जो छंद से बद्य हो उसका नाम है पद्यम। आगे है चंपू काव्य, तो इसको कहते हैं गद्य पद्य मिश्रितम काव्यम, यानी गद्य पद्य का मिश्रण रहता है, उसको कहते हैं चंपू काव्य। क्या कहते हैं? चंपू काव्य। ठीक है, तो ये तो हो गया कि गद्य काव्य क्या होता है। यहां से भी सवाल बनता है सीधा सा कि छंदो रहितम काव्यम भवति, क्या? गद्य काव्यम। छंदो बद्यम काव्यम भवति, किम? पद्य काव्यम। गद्य पद्य मिश्रितम काव्यम भवति, क्या? चंपू काव्यम। ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए। अब आगे हम इनको आगे बता रहे हैं इनके बारे में। जैसे सबसे पहले गद्य काव्य। गद्य काव्य को मित्रों दो भागों में और विभाजित करते हैं, एक तो कथा और आख्यायिका। ठीक है, गद्य काव्य के दो हिस्से हो जाते हैं, कथा और आख्यायिका। कथा और आख्यायिका में थोड़ा सा अंतर है, वो आपको ध्यान रखना है। कथा के अंदर जो विषय वस्तु होती है वो होती है काल्पनिक। क्या होती है? काल्पनिक। ठीक है, इसमें विभाजन नहीं पाया जाता। जैसे कि कादंबरी है, वासवदत्ता है, ये कथा के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में आख्यायिका। आख्यायिका के अंदर जो विषय वस्तु होगी वो होगी ऐतिहासिक, यानी इतिहास पर आधारित, ऐतिहासिक रहती है। इसमें विभाजन पाया जाता है। जैसे कि हर्षचरितम, दशकुमार चरितम, ये आपके आख्यायिका ग्रंथ हैं। ऐसा सवाल बहुत बार आया है कि हर्षचरितम है कथा, आख्यायिका या क्या है? इस तरह का सवाल आया हुआ है। कादंबरी क्या है? कथा या आख्यायिका या महाकाव्य या खंड काव्य? इस तरह का प्रश्न भी पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना है, कथा के अंदर हमने नाम बताए कादंबरी, वासवदत्ता, और भी मिल जाएंगे, लेकिन जो फेमस है वो मैंने नाम बताए एग्जाम्पल के लिए। इसी तरह आख्यायिका के अंदर ध्यान रखना है हर्षचरितम और दशकुमार चरितम। ठीक है, ऐसे आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं पद्य काव्य। पद्य काव्य के भी दो भाग हो जाते हैं, महाकाव्य के रूप में और खंड काव्य के रूप में। पद्य काव्य दो भागों में विभाजित हो गया, एक तो महाकाव्य के रूप में और एक खंड काव्य के रूप में। अब यहाँ महाकाव्य क्या होता है? इसमें जीवन के संपूर्ण पक्ष शामिल किए जाते हैं महाकाव्य के अंदर। मैं अलग से डिटेल वीडियो बनाऊंगा आपको महाकाव्य के विषय में, क्योंकि महाकाव्य में बहुत सारा मैटर है। मैं पूरा डिटेल से बताऊंगा उसको, अलग से सेपरेट वीडियो अगला वीडियो में लेके आऊंगा, उसमें महाकाव्य के बारे में ही बताऊंगा। क्योंकि महाकाव्य का जो टॉपिक है काफ़ी बड़ा है। इसमें आपको जो जो इंपॉर्टेंट तथ्य हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं वो सारे शामिल करके मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा महाकाव्य का। ठीक है, तो एक हमारा महाकाव्य हो जाता है जिसमें जीवन के सारे आपके पक्ष रखे जाते हैं, जैसे कि कृतार्जुनीयम है, शिशुपाल वधम है, नैषधीय चरितम है, ये महाकाव्य के उदाहरण हैं। इसके बाद में खंड काव्य आता है। खंड काव्य में क्या होता है कि एक ही पक्ष का वर्णन किया जाता है। ठीक है, कोई एक पक्ष लेकर के उसी के ऊपर उसमें लिखा जाता है, उसी का वर्णन वहां किया जाता है। जैसे कि मेघदूत। ठीक है, तो मेघदूत हमारा किस में आता है? खंड काव्य के अंदर आएगा। इसके अलावा ऋतु समाहारम है, ये सब किस में आते हैं आपके? ये खंड काव्य के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके यहाँ पर हमने आपको बता दिया कि गद्य काव्य क्या होता है, गद्य काव्य में कथा आख्यायिका क्या है, पद्य के अंदर महाकाव्य और खंड काव्य क्या है। अब चंपू काव्य के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। चंपू काव्य का मतलब होता है कि जहां पर गद्य पद्य दोनों के गुण मिश्रित हो जाते हैं उसका नाम हो जाता है चंपू काव्य। क्या होता है? चंपू काव्य। जैसे कि आपको याद रखना है नल चंपू, नाम है ग्रंथ का नल चंपू, किसने लिखा है? त्रिविक्रम भट्ट ने लिखा है। इसके अलावा भारत चंपू अनंत भट्ट का है। इसके अलावा रामायण चंपू भोजराज ने लिखा है। तो ये एकाध चंपू काव्य आप ध्यान रख सकते हैं। नल चंपू किसका है? त्रिविक्रम भट्ट का। भारत चंपू किसका है? अनंत भट्ट का। रामायण चंपू किसका है? भोजराज का। आप लिख सकते हैं काफी में। अब हमने दो बात और लिखी है नीचे, गद्य प्रयोग, यानी गद्य के अंदर जो प्रयोग होता है वो इसमें क्या होता है? घटना का वर्णन होता है गद्य में। गद्य के अंदर किसका प्रयोग होता है या किसका वर्णन होता है? घटना का वर्णन होता है। जबकि पद्य के अंदर भाव वर्णन होता है, भाव का। ठीक है, भाव आप समझे, फीलिंग्स। तो इस तरह से मित्रों आज के इस स्पेशल वीडियो के अंदर हमने आपको साहित्य के बारे में डिटेल से बताया, और जो भी कुछ हमने बताया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको बताया है। हर लाइन से प्रश्न बन सकता है, चाहे आप रीट की तैयारी करो, चाहे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करो, चाहे आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करो, सबके लिए समान रूप से ये वीडियो
उपयोगी है। तो आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताना दोस्तों। इस तरह से लगातार क्लासेज आपको मिलती रहेंगी। ऐसे ही आप अगली क्लास से जरूर जुड़ना, अपने दोस्तों को जोड़ना और चैनल को सब्सक्राइब करना और मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसमें क्लास ज्वाइन करना। हमारा जो कोर्स है वो जरूर लेना, क्योंकि बहुत ही कम कीमत पे हम आपको दे रहे हैं, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप छोटा सा काम जरूर कर सकते हैं दोस्तों। लगातार क्लासेज आपको मिलती रहेंगी, आपको साहित्य की क्लास मिलेगी, साथ में ही आपको व्याकरण की क्लास भी मिलेगी। डेली क्लास हम देने का पूरा प्रयास करेंगे। हम चाहते हैं कि आपका 1 महीने पहले पूरा कंप्लीट कोर्स करवा दें, हम पूरा प्रयास करेंगे और उम्मीद है कि हम पूरा कोर्स करवा देंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा जरूर बताना कमेंट करके। कोई सवाल होता है तो आप कमेंट करना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।